हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. परफेक्ट. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर सीएफए लेवल 1 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज. ठीक है. तो अपने लास्ट क्लास में डेरिवेटिव किए थे 10 क्वेश्चंस. आज का फोकस है इक्विटी. तो अपने मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, कभी डेरिवेटिव, कभी इक्विटी, कभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कभी फिक्स्ड इनकम. एंड आप जब लास्ट में रिवाइज कर रहे हो, अगर आपका सिर्फ 15-20 डेज ऐसा बचा है, तो आपको भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए. देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि लास्ट 30 डेज सर क्या करना चाहिए. अगर जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो तो पूरा का पूरा नालायक है. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 1 महीना 2 महीना पहले, अपना 1.5 महीना पहले रफली सिलेबस कंप्लीट कर लो. फिर मिनिमम 1 मंथ पहले तो आपको कर ही लेना चाहिए. लास्ट 1 मंथ शुड बी फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट. लास्ट का जो 1 महीना वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए. प्लस ऑब्वियसली पैरेलली आपको रिवाइज करते रहना चाहिए ऑल दी नोट्स एंड व्हाटएवर समरी वगैरह जो भी आपने बनाया. ठीक है. तो वो जो होता है ना लास्ट 30 डेज, वो क्या करे, तो वो यही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. चाहे आप कोई का क्लास के थ्रू करिए, चाहे आप खुद से प्रैक्टिस करिए, बट यस, योर फोकस शुड बी ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो वही अपना फोकस है क्लास के अंदर में भी. चलिए स्टार्ट करें इक्विटी से. अ मार्केट, और आपको ना मिक्स एंड मैच करते रहो जैसे अपने क्लास में कर रहे हैं अभी, मिक्स एंड मैच करके. ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सिर्फ डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम कर रहे हैं तो फिक्स्ड इनकम. बिकॉज ऑन योर एग्जाम डे ऑल्सो यू हैव टू शिफ्ट ना. कभी इक्विटी से फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम से डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, एथिक्स, ऐसे करके आपको मिक्स एंड मैच करते रहना चाहिए. सो दैट क्या होगा ना, आपका थोड़ा सा माइंड ओपन रहेगा एंड यू हैव टू थिंक इमीडिएटली. इक्विटी से जब तुम फिक्स्ड इनकम शिफ्ट करता है, फिक्स्ड इनकम से डेरिवेटिव शिफ्ट करता है, तो एक होता है ना माइंडसेट कैसे शिफ्ट होना है. सो दैट आपको जो वो कॉन्सेप्ट है वो याद आते जाए. क्वेश्चन नंबर 1 इक्विटी का. अ मार्केट वेयर सिक्योरिटी प्राइसेस fully reflect all public known and available information. और सिक्योरिटी प्राइसेस जो है, इट विल रिफ्लेक्ट ऑल पब्लिकली नोन एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन, बट नॉट प्राइवेट इंफॉर्मेशन. कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट ऑल दी पब्लिक एंड नोन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. इज वीक फॉर्म एफिशिएंट. वीक फॉर्म एफिशिएंट, सबसे पहले एफिशिएंट का मतलब क्या होता था. एफिशिएंट वर्ड का मतलब कि सर जो प्राइस अंडरलाइन का होना चाहिए विच इज ए इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब सॉरी, हाँ, जो प्राइस होना चाहिए विच इज ए इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, जो दाम चल रहा है. एफिशिएंट वर्ड का मतलब ये होना चाहिए कि सर शेयर का दाम अगर 100 होना चाहिए और 100 चल रहा है, तो अपने क्या बोलेंगे, दी शेयर इज एक्चुअली व्हाट एफिशिएंट, मतलब वो जो प्राइस है वो एफिशिएंट है. यहाँ पे बोल रहा है वीक फॉर्म एफिशिएंट है, तो सर वीक फॉर्म एफिशिएंट तो तभी होगा इफ द प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल द पास्ट डेटा. सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट तभी होगा जब शेयर का प्राइस इंक्लूड्स ऑल द पास्ट डेटा एंड पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट तो तभी होगा जब द शेयर प्राइस इंक्लूड्स ऑल योर पास्ट डेटा, पब्लिक डेटा, प्लस प्राइवेट और इनसाइडर इंफॉर्मेशन. चीज समझ में आ रहा है. जैसे वीक फॉर्म अपने बोलते थे लेवल 1, सेमी स्ट्रॉन्ग बोलते थे लेवल 2, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट बोलते थे लेवल 3. तो जब तुम L1 L2 क्रॉस करेगा तभी तो लेवल 3 का पढ़ाई करेगा ना. तो सर लेवल 3 स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट तभी होगा जब इट द मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल दी पास्ट डेटा, पब्लिक डेटा, प्लस और योर इनसाइडर इंफॉर्मेशन ऑल्सो. इज इट फाइन. यहाँ पे बोला है सर पब्लिक नोन एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, बट प्राइवेट इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं है. इसका मतलब कौन सा, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट. it will includes all your public information but it will not include your private information. Option number B is correct. Next, question number 2. In a highly highly efficient market, a passive investment strategy most likely has a higher transaction cost than an active strategy. बुरा, अगर सर मार्केट एफिशिएंट है तो सर अपने को पैसिव करना चाहिए या एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करे या एक्टिव. एक्टिव में याद है ना खर्चा लगता है. यू हैव टू इनकर व्हाट, सर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसका खर्चा, ट्रांजैक्शन का खर्चा लगेगा एक्टिव में. बट अगर मार्केट एफिशिएंट है देन सर क्या फायदा होगा एक्टिव करने का. आप फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा इनकर करोगे, आप फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा इनकर करोगे. क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ एफिशिएंट मार्केट द रिटर्न फ्रॉम द पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी विल बी इक्वल टू एक्टिव एट ग्रॉस ऑफ कॉस्ट. सर एक बार अगर खर्चा को इग्नोर करें अपने, तो सर जो पैसिव से अर्न करेंगे ना वही एक्टिव में अर्न करेंगे. तो आप क्यों एक्स्ट्रा पैसा पोर्टफोलियो मैनेजर को दे रहे हो टू कैरी आउट व्हाट एक्टिव स्ट्रेटेजी. बिकॉज यहाँ पे बोल दिया मार्केट सर व्हाट एफिशिएंट. याद आ रहा है कॉन्सेप्ट. सो इन अ हाईली एफिशिएंट मार्केट a passive investment strategy most likely has a higher transaction cost. No, it will have lower transaction cost as compared to active.
ऑप्शन नंबर बी, a passive investment strategy most likely has a lower information seeking cost than an active strategy. Yes, the kharcha in case of passive will be lower whether it is information seeking cost or whether it is transaction cost. ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है. ऑप्शन नंबर सी, a passive investment strategy most likely has higher risk adjusted return before all expenses than an active strategy. बोला कि सर इन केस ऑफ एफिशिएंट मार्केट के अंदर में जो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से जो रिटर्न होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्टिव स्ट्रैटेजी. ग्रॉस ऑफ कॉस्ट नो, इट विल बी इक्वल. एफिशिएंट मार्केट के अंदर में तो सर पैसिव करे या एक्टिव करे दोनों से रिटर्न सेम आएगा, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट. एक्सक्लूडिंग कॉस्ट, यहाँ पे लोग वर्ड यूज किया हायर, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग. प्लस यहाँ पे बिफोर ऑल एक्सपेंसेस भी बोला एक्सक्लूडिंग कॉस्ट, इट विल बी व्हाट, इक्वल. इक्वल होगा, राइट. ऑप्शन नंबर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो यही सब चीज है जो तुम स्क्वाइजर या कोई भी नोट्स जितना बार भी पढ़ेगा ये सब पॉइंट पिकअप नहीं होगा नोट से. ये चीज समझ भी ही रहा है तुम. जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करेगा प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. एक बार क्वेश्चन किया उसके बाद वो नोट को पढ़ो, देखो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार क्वेश्चन के अंदर में ये चीज था, इससे ये चीज समझे, और उसके बाद एक बार जब रिवाइज करोगे देन यू विल लाइक मोर मेच्योर्ड पर्सन. इसलिए तो एडवांटेज है क्वेश्चन करने का, यही तो फायदा होता है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन करेगा उतना ज्यादा आपका मेच्योरिटी इंक्रीज होगा. वही अगर स्क्वाइजर 3 बार 4 बार या कोई भी नोट्स रेफर करेगा यू मे नॉट बी एबल टू कैच अप जो यहाँ पे लिखा हुआ है लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट लाइकली यूजेस स्टॉक प्राइस पैटर्न्स टू ट्रेड. पैटर्न्स पैटर्न्स अपसाइड, डाउनसाइड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट. क्या फंडामेंटल एनालिसिस में पता लगता है या टेक्निकल? टेक्निकल एनालिसिस में अपने स्टॉक का सर पास्ट प्राइसेस का पैटर्न देखते हैं, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस से पता लगता है, नॉट इन केस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट लाइकली इज एन इनपुट फॉर पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. बोल रहा है कि इट इज एन इनपुट फॉर द पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि सर कैश फ्लोज वगैरह फॉरकास्ट कर रहे हैं, उसका आईवी कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू करके, उसके बाद वी आर चेकिंग विद द प्राइस कि सर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड. इफ यू रिमेंबर इक्विटी वैल्यूएशन वाले टॉपिक में ये सब सारा चीज हुआ है. सर जब अपने P0 और IV0 को कंपेयर करते हैं उसके बाद वी टेक अ कॉल वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, देन वी टेक अ कॉल फाइनल कि बाई करना है या सेल करना है. वो तो एक्टिव है, वो स्ट्रैटेजी तो क्या एक्टिव है, राइट. तो फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट लाइकली बोल रहा है इज एन इनपुट फॉर अ पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. नो, इट्स मोस्ट लाइकली एन इनपुट फॉर एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट लाइकली हेल्प्स पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू implications ऑफ इंफॉर्मेशन. यस सर, यहाँ पे बोल रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है सर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उस चीज को समझने में, क्योंकि सर जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो मेरे प्राइस के अंदर में तो इनकॉर्पोरेट हो गया P0 के अंदर में, देन वी आर कंपेयरिंग विथ व्हाट, IV0, देन वी आर कंपेयरिंग व्हाट शुड बी वैल्यू. फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट लाइकली हेल्प्स पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड द वैल्यू implications ऑफ इंफॉर्मेशन. क्योंकि सर इंफॉर्मेशन तो वो प्राइस के अंदर में इनकॉर्पोरेट हो जाता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग is considered an external influence on industry growth? Okay, external influence versus internal influence on industry का growth. Option number A, social trend. Yes. Demographics, macroeconomical, technological advancements, all social trends, all these are actually what, external influence on the industry growth. Whereas barriers to entry, industry concentration, ये तो internal influence है. इंडस्ट्री का एक होता है ना सर एक्सटर्नली जो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है और एक इंटरनली जो कंपनीज या इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है. तो बैरियर्स टू एंट्री और इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हुआ मेरा इंटरनल. वेयरएज सोशल ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑल दीज आर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन अ वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, वीक फॉर्म which of the following information is reflected in the security prices? पूरा सर सिक्योरिटी प्राइसेस के अंदर में क्या इंक्लूड होता है एफिशिएंट मार्केट में? पास्ट डेटा पूरा का पूरा, हिस्टोरिकल प्राइसेस ओनली, हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ओनली, हिस्टोरिकल प्राइसेस, हिस्टोरिकल ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड करंट अर्निंग्स. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. हिस्टोरिकल डेटा सर वेदर इट इज प्राइसेस वेदर इट इज वॉल्यूम एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द पास्ट डेटा. तो वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट के अंदर में पास्ट डेटा रेफर करते हैं, पास्ट डेटा इंक्लूड होता है विच रिफ्लेक्ट्स योर हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड
ट्रेडिंग वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में देख लो कि वर्ड यूज किया करंट अर्निंग्स, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन केस ऑफ वीक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिक्योरिटी मार्केट इंडाइसेस मोस्ट लाइकली सर्व एज प्रॉक्सी निफ्टी 50। सर जो निफ्टी 50 है ना, वो एज अ प्रॉक्सी है फॉर नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क इज व्हाट? कंपनी रिस्क। याद है? जो टोटल रिस्क है वो अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक, एक होता है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक को अपने रिप्रेजेंट करते हैं विद बीटा, और नॉन सिस्टमैटिक क्या होता है? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क विच वी कैन व्हाट? डाइवर्सिफाई। बोला सिक्योरिटी मार्केट इंडाइसेस मोस्ट लाइकली सर्व एज अ प्रॉक्सी फॉर नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। रॉन्ग। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क तो क्या होगा? कंपनी का इंटरनल रिस्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑल। Security market indices most likely serve as proxies for asset classes in asset allocation model. Most likely serve as a proxy. अच्छा हाँ, सिक्योरिटी मार्केट इंडाइसेस जो है बोल रहा सर एज अ प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं एसेट क्लास के लिए। बिल्कुल, इट इज एक्चुअली व्हाट? प्रॉक्सी ओनली। 50-50 क्या सर एज अ प्रॉक्सी तो है। लाइक जो 50 स्टॉक्स का प्रॉक्सी है कि सर 50 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा है, इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल इक्विटी मार्केट का कैसा परफॉर्मेंस है। तो सिक्योरिटी मार्केट इंडाइसेस में वी हैव इक्विटी आल्सो, वी हैव बॉन्ड आल्सो, वी हैव गोल्ड आल्सो एंड अदर एसेट क्लासेस। सो दे रिप्रेजेंट, they serve as a proxy for asset classes in asset allocation model. Yes, option number B correct. Option number C, security market indices most likely serve as proxies for the fair value of assets in asset based valuation model. But they serve as a proxy for fair value of asset in asset based valuation model. ये तो valuation model में चला गया, वहां पे एक मॉडल था asset based valuation, यहाँ पे अपने बोलते थे सर fair value of assets minus fair value of liabilities. सर एसेट्स का जो फेयर वैल्यू अवेलेबल है माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, बट दैट यूज्ड टू बी कंपनी स्पेसिफिक। कंपनी का हर एक कंपनी का एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट इंडाइसेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सर ओवरऑल आपका से निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 का ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा है। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रॉक्सी फॉर द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इन एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल, बिकॉज दिस इज व्हाट? कंपनी स्पेसिफिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, an analyst gathers the following information about a security index. Security index क्या क्या इंफॉर्मेशन है? पीरियड 1 2 3, रिटर्न इन परसेंटेज टर्म। बोला सर फर्स्ट ईयर में 12% से इंडेक्स बढ़ा है, नेक्स्ट ईयर में 8% से गिरा है, थर्ड ईयर में 2% से बढ़ा है पॉजिटिव। इफ द इंडेक्स वैल्यू इज 100 एट द बिगनिंग ऑफ पीरियड 1, मान लो पीरियड 1 के स्टार्टिंग में इंडेक्स का वैल्यू 100 है, द इंडेक्स वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 3 इज क्लोजेस्ट टू। इंडेक्स का वैल्यू पूछ रहा है एट द एंड ऑफ पीरियड 3। इट्स वेरी इजी। क्या करना है? फैक्टर बनाना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फैक्टर बनाना है कि सर 100 से स्टार्ट किए थे, ईयर 1 में कितना से बढ़ा? 12% से, तो इंडेक्स का वैल्यू विल बी 100 इंटू 1.12। सेकेंड ईयर में 8% से गिरा तो बचा हुआ फैक्टर 0.92। थर्ड ईयर में 2% से बढ़ा तो 1.02। सर थर्ड ईयर के एंड पे इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया? ये समझ में आ रहा है आपको? करो प्लीज। 100 इंटू 1.12, 112 इज द फर्स्ट ईयर के एंड का इंडेक्स वैल्यू, बट 8% से गिरा है तो बचा हुआ क्या? 0.92। 103.04 सेकेंड ईयर के एंड पे, बट 2% से बढ़ा थर्ड ईयर में इंटू 1.02, 105.10। ये हो गया इंडेक्स का वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। यही पूछा आपसे। If the index value is 100 at the beginning of period 1, the index value at the end of period 3 is closest to 103, 105, 106, 105. Option number is correct. Next, question number 8. All else being equal, which of the following preference shares pays the lowest dividend? Okay. तो अगर मान लेते हैं सारा फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, इट्स कांस्टेंट, कि कौन सा टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर में यू विल गेट द लोएस्ट डिविडेंड? सबसे पहला पुटेबल, सेकंड इज कॉलेबल, थर्ड इज नॉन कॉलेबल। एक बार इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, सर किस इसके अंदर में पुटेबल, कॉलेबल, नॉन कॉलेबल के अंदर में किस में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोएस्ट रिस्क है? लोएस्ट रिस्क किस में? पुटेबल। आप जब चाहोगे तब आप कंपनी को जाके जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो दे दोगे, पुटेबल। ठीक है, तो सर अगर वहां पे रिस्क सबसे कम है, ठीक है, रिस्क सबसे कम है, तो सर ऑब्वियसली वहां पे फायदा भी सबसे कम होगा। फायदा डिविडेंड, तो अब डिविडेंड किसके लिए फायदा है? इन्वेस्टर के लिए। तो सर अगर कंपनी आपको पुटेबल शेयर्स दिया है जहां पे जब चाहे आप कंपनी को जाके शेयर्स पुट कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, तो वहां पे डिविडेंड कम से कम मिलेगा।
क्योंकि आपको ऑलरेडी पुटेबल शेयर्स में फायदा मिल रहा है ना, यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, तो सर वहां पे डिविडेंड कम मिलेगा। वेर एज कॉलेबल क्या होता है, वो तो कंपनी के पास राइट है ना, कंपनी कभी भी कॉल कर सकता है, तो तुम वो शेयर्स क्यों बाई करेगा सर, जब वहां पे फायदा मिलेगा तभी बाई करेंगे, उसका प्राइसेस कम हो प्लस डिविडेंड ज्यादा मिले। कॉलेबल के अंदर में तो अपने तभी बाई करेंगे ना, क्योंकि सर कंपनी तो कॉल कर सकता है, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क है। हाउ दिस रिस्क, मतलब ये जो रिस्क है उसको आप कैसे बेनिफिट कैसे उठा सकते हो सर, अगर मेरे को प्रेफरेंस शेयर्स का दाम कम मिले प्लस डिविडेंड ज्यादा मिले, तो कॉलेबल के अंदर में दाम कम होगा प्रेफरेंस शेयर्स का और डिविडेंड क्या होगा, ज्यादा। आपसे पूछा लोएस्ट डिविडेंड। थर्ड इज नॉन कॉलेबल। नॉन कॉलेबल तो सर कंपनी कॉल ही नहीं कर पाएगा, तो सर दैट इज फायदा, बट पुटेबल में तो ज्यादा फायदा, पुटेबल में तो ज्यादा फायदा, क्योंकि आप जाके इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर आप पुट कर सकते हो और अपना पैसा रिटर्न ले सकते हो। तो सर जिस शेयर में मेरे को सबसे ज्यादा फायदा होगा उसके अंदर में डिविडेंड कम से कम मिलेगा, तो लोएस्ट डिविडेंड विल बी इन केस ऑफ पुटेबल शेयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एन इन्वेस्टमेंट बैंक guarantees the sale of an entire issue at a negotiated offering price, this best described as। पूरा कि सर इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है अगर गारंटी करता है कि सेल ऑफ द इंटायर इशू, सर जितना भी शेयर्स आप आईपीओ में लेके आ रहे हो वो पूरा का पूरा क्या सेल करवा देगा, अगर कोई अनसोल्ड पोर्शन रहा दे विल टेक दैट एट अ नेगोशिएटेड ऑफर प्राइस, दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज राइट्स ऑफरिंग, बेस्ट एफर्ट ऑफरिंग, अंडर राइटिंग। तो बहुत ईजी है, अंडर रिटन और अंडर राइटिंग ऑफ द इंटायर शेयर्स। ऑप्शन नंबर सी, बेस्ट एफर्ट क्या था, जितना बिकेगा उतना बिकवा सकते हैं, जो नहीं बिका वो कंपनी का है। ये समझ में आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई गारंटी नहीं देता इन केस ऑफ बेस्ट एफर्ट, बट अंडर रिटन ऑफरिंग में करता है कि अगर मान लो सर आप 1000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हो और आपका डिमांड सिर्फ से 990 का रहा, 10 करोड़ अगर आपका फुलफिल नहीं हुआ तो दैट नंबर ऑफ शेयर्स विल बी टेकन बाय द इन्वेस्टमेंट बैंकर एट द नेगोशिएटेड प्राइसेस। वो इनिशियली डिस्कस हो जाएगा कि अगर आपका जो डिमांड है वो, मतलब जो सप्लाई है एज कम्पेयर टू दैट उतना डिमांड नहीं रहा, तो जो भी पोर्शन सेल नहीं हुआ है सो दैट विल बी टेकन बाय द इन्वेस्टमेंट बैंकर। यहाँ पे गारंटी किसके अंदर में दे रहा है, अंडर रिटन ऑफरिंग के केस में। राइट ऑफरिंग तो क्या था कि जो कंपनी है वो जो शेयर होल्डर्स है उनको फर्दर नंबर ऑफ शेयर्स से इशू कर रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनके पास राइट है, राइट ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो लोग को बाई करना पड़ेगा, आपके पास राइट है कि आप बाई करो कि नहीं करो। ठीक है, राइट्स ऑफरिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, management is more likely to focus on short term results instead of long term earnings growth if a company raises equity through, plus the management का focus will be more on the short term results पे rather than long term। अपने डिस्कस किए कौन से केस में होता है, वेंचर कैपिटल, एलबीओ लेवरेज बाई आउट, थर्ड आईपीओ, किसमें शॉर्ट टर्म का सबसे ज्यादा अपने बेनिफिट देखना चाहते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म। ये अपने डिस्कस किए थे कहाँ पे, याद है, ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। सर किसके अंदर में मैनेजमेंट का जो फोरकास्ट होगा या जो व्यू होगा वो किसमें शॉर्ट टर्म होगा या किसमें लॉन्ग टर्म में बात करते हैं सर, पब्लिक कंपनी में ज्यादा शॉर्ट टर्म होगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक कंपनी को तो एनालिस्ट देख रहा है, हर क्वार्टर्स में वो लोग का अर्निंग्स वगैरह आ रहा है, अर्निंग्स आ रहा है, गाइडलाइंस आ रहा है, तो सर वहां पे जो मैनेजमेंट पे प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एज कम्पेयर टू व्हाट प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट को तो कोई अभी देख नहीं रहा है ना, एनालिस्ट वगैरह कवरेज तो कर नहीं रहा है। जैसे वो लोग का आईपीओ आएगा तो सर जो प्राइवेट कंपनी का मैनेजमेंट है वो लोग का भी फोकस किस में शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, क्योंकि जब तक प्राइवेट है तुमको कोई देख नहीं रहा है बाहर से, तो तुम अपना अंदर ही अंदर कंपनी को सॉलिड करके लॉन्ग टर्म फोकस करो। बट इफ यू आर पब्लिक तो सर देयर आर एन नंबर ऑफ पर्सन टू हुम यू हैव टू, मतलब मेक दी, मतलब क्या बोलते हैं ना, अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा कुछ भी अगर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस होता है तो सर वहां पे मैनेजमेंट का फोकस शॉर्ट टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म में कैसे रिजल्ट को अच्छा करे। 3 मंथ्स में सर क्वार्टरली रिपोर्ट आने वाला है, तो कैसे अपनी रिपोर्ट्स को बेटर करे। इज इट फाइन, यहाँ पे बोला मैनेजमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फोकस ऑन दी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ इफ अ कंपनी रेजेस इक्विटी थ्रू पीसी, एलबीओ और आईपीओ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। परफेक्ट। तो अपने लास्ट क्लास में डेरिवेटिव किए थे, आज इक्विटी की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर में मेरा फोकस रहेगा इकोनॉमिक्स करता है, बिकॉज आई थिंक इकोनॉमिक्स का एक भी क्लास, मतलब एक भी प्रैक्टिस सीरीज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इकोनॉमिक्स अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में फोकस करते हैं। परफेक्ट, तब तक जो भी अपने 160 170 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उसको प्लीज रिव्यू करिए, और ये सब क्वेश्चंस
इंस्टीट्यूट का है, ऑल दिस क्वेश्चंस आर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो प्लीज सारा क्वेश्चंस को अपने को गो थ्रू करना चाहिए। एक बार जैसे आप मेरा ये जो क्लास है वो देख लेते हो, उसके बाद एक आप खुद से एक बार रिवाइज करो। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।